राधे राधे। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हम लोगों ने रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन किया था और अध्ययन के पश्चात हमने संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर लिया था, किंतु इसका जो अभ्यास कार्य है वो रह गया था। तो आज हम लोग हमारा जो अभ्यास कार्य है उसका अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि जितने भी हमारा पैराग्राफ दिए गए थे उन सभी का हम अध्ययन कर चुके थे अंत तक। अब अभ्यास कार्य का आरंभ करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। तो उच्चारण करना है, आप सभी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रैत्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुर्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। ठीक है, तो हम लोगों ने उच्चारण कर लिया है। चलिए, यहाँ कुछ जो उच्चारण करने के लिए यहाँ दिए गए थे वो सभी क्या हैं? वो सभी अंकों के नाम हैं। ठीक, अंक दिए हैं तो हम इनके अंक भी जानते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है विंशति, अर्थात कितना हो जाता है? 20। फिर द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशत 28, नवविंशति 29। ठीक, त्रिंशत् अर्थात 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैत्रिंशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्वाचत्वारिंशत् 42, त्रयचत्वारिंशत् 43, चतुर्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात अधोलिखित नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर लिखत माने लिखिए, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है हमारा, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य माने किसके, भवने माने भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन माने थे, कि कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तो हम लोगों ने कल पाठ में अध्ययन किया था श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उचित है कि श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। ठीक, अगला प्रश्न है, कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। कस्य माने किसके, गृहे माने घर में, कोपि कोई भी, भृत्या माने नौकर, न अस्ति नहीं है, कि किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में नहीं थे? दो मित्र थे, एक श्रीकंठ दूसरा कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे, किंतु कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, कि कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्यम माने आतिथ्य सत्कार, के माने किसने, अकुर्वन् माने किया।
श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? तो जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता दोनों अर्थात तीनों लोग मिलकर के श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्, कि श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। ठीक है, चलिए इसी में आगे प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है इसी में, सर्वदा कुत्र सुखम, अर्थात सर्वदा माने हमेशा, पुत्र माने कौन, अर्थात कहाँ, सुखम माने सुख होता है, कहाँ सुख होता है। ठीक, या कौन सुखी होता है? तो सर्वदा स्वावलंबन सुखम, ये सर्वदा माने हमेशा, स्वावलंबन में सुख होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत, अर्थात श्रीकंठ कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के गृहम माने घर, कदा माने कब, अगच्छत माने गया, कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। ठीक, तो पाठ में अध्ययन किया था हमने कि प्रातः नववादने, कितने बजे? 9 वादने। ठीक, उत्तर क्या होगा? श्रीकंठ प्रातः नववादने कृष्णमूर्ते गृहम अगच्छत, कि श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर को गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कति माने कितने, कर्मकराः नौकर, सन्ति माने हैं, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? तो कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? जब श्रीकंठ कहता है कि मेरे घर पे तो सदैव 10 नौकर काम करते हैं, तब यहाँ कृष्णमूर्ति क्या कहता है कि मेरे भी 8 नौकर हैं, अर्थात 8 सहायक हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के अष्टौ माने 8, कर्मकराः नौकर, सन्ति माने हैं, कि कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? कि चित्राणि गणयित्वा तदधा संख्यावाचक शब्दम लिखत, कि चित्रों को गिनकर और उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखें। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे और बॉक्स में कुछ शब्द, कुछ चित्र बन रहे हैं, कुछ चित्र बन रहे हैं। इन चित्रों को हमें काउंट करना है और इसके नीचे ही हमें क्या करना है, इनकी संख्याओं को लिखना है। तो संख्याएं मैंने हालांकि लिख रखा है, किंतु फिर भी काउंट करते हैं और उसके बाद बताते हैं। ठीक, चलिए तो आरंभ करते हैं। आप देखिए एक पंक्ति में कितने हैं? 3। ठीक, और इस तरीके से यहाँ कितने दिए गए हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? 18 को हम संस्कृत में कहते हैं, और 8 के लिए अष्ट और 10, तो कितना हो जाएगा? अष्टादश। क्या हो जाएगा? अष्टादश। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और ऐसे 3, तो कितना हो गया? 7 तिया 21। तो जब भी हम संस्कृत में कोई संख्या लिखते हैं तो जो भी संख्या, जैसे 21 लिखा, ठीक, तो पीछे वाली संख्या को हम संस्कृत में 1 पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और बाद में फिर ये कितना हो गया? 20। कितना बचा? 20। तो क्या हो जाएगा? 1 विंशति। 20 को हम कहते हैं विंशति। ठीक, तो 1 विंशति। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है देखिए 1 विंशति। क्लियर? चलिए आगे काउंट करते हैं। फिर हैं 1 2 3 4 5 और 5 तिया 15, तो फिर से पंच 10। क्या हो जाएगा? पंच 10। ठीक, फिर देखते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, एक पंक्ति में 12 हैं और 12 तिया 36। तो 36 के लिए हम पहले ही शब्दार्थ में भी काउंटिंग पढ़ चुके हैं। कितना होता है? 6 का 60 और 30 का 63। तो कितना हो जाएगा? 60 63। क्या हो जाएगा? 60 63। ठीक,
यहाँ हलंत नहीं लगा पाए हैं, यहाँ हलंत लगाए, त्रिंशत पे हलंत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक, और 6 1 2 3 4, तो 6 चौक 24, कितना हो गया 24। तो 4 का चतुर और 20 का विंशत, तो क्या हो जाएगा चतुर्विंशति ही, क्या हो जाएगा चतुर्विंशति ही। ठीक, चतुर्विंशति हो जाएगा। यहाँ पर भी विसर्ग छूट गई है, आप लोग विसर्ग कर लीजिए, चतुर्विंशति ही। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और 3, तो 11 तिया 33। ठीक, तो 3 का त्रय और फिर 30 का त्रिंशत, तो क्या हो जाएगा त्रय त्रिंशत। क्लियर, चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मंजुषातः अंकान कृते पदानि चिनुत, अर्थात मंजुषा से अंकों के लिए पद चुनना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और इन संख्याओं के लिए इनमें से हमें शब्द छांट करके लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है 28, क्या लिखा है 28, तो 8 को अष्ट, अष्ट और 20 को विंशति, तो क्या हो जाएगा अष्टविंशति। देखिए क्या लिखा है, तो अष्टविंशति, ये क्या हो जाएगा नंबर 1। ठीक, 28 के लिए अष्टविंशति, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, फिर यहाँ देखिए 30, तो 30 के लिए संख्या होती है त्रिंशत, क्या होता है त्रिंशत, शब्द जो है उसके लिए क्या होता है त्रिंशत, तो कहाँ दिया ये है त्रिंशत। ठीक है, फिर है 24, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, लास्ट नंबर पे दिया है, तो ये 3 चतुर्विंशति। यहाँ मैंने सामने भी लिख रखे हैं, ये भी देखते चलिए। फिर है 50, 50 के लिए होता है पंचाशत, क्या हो जाएगा पंचाशत, तो ये 4 नंबर। फिर 27, तो 7 का सप्त, सप्त और फिर उसके बाद में विंशति, तो 20, तो ये हो गया आपका 5। ठीक, फिर 31, तो 1 और 30, तो 1 त्रिंशत। ठीक, ये नंबर 6। फिर है 40, तो 40 को चत्वारिंशत, अर्थात 6 नंबर, सॉरी 7 नंबर पे, किस पे आ जाएगा 7 नंबर पे। ठीक, और यहाँ देखिए सामने भी लिख रखा है, 28 को अष्टविंशति, 30 को त्रिंशत, 24 को चतुर्विंशति, 50 का पंचाशत, 27 को सप्तविंशति, 31 को एक त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, चित्रं दृष्ट्वा मंजुषात् वाक्पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। क्या करना है, चित्र को देखकर मंजुषा से पदों को चुनना है, प्रयोग करना और वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम चित्र के विषय में डिस्कस करते हैं, फिर पदों को चुनते हैं। तो यहाँ 3 चित्र हैं, कितने हैं 3 चित्र हैं, पहला चित्र, फिर दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र। ठीक, तो पहले चित्र में हम क्या देखते हैं, पहला चित्र देखते हैं सबसे पहले। तो पहला चित्र काय का है, पहला चित्र हमें दिख रहा है कि एक किसान है, वो 2 बैलों से क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक वचन वाला हमें चुनना है, क्या चुनना है एक वचन। तो एक वचन क्या क्या है, पहले उसको काउंट करते हैं। एषः कृषकः कर्षति। ठीक, एषः कृषकः कर्षति, एषः माने यह, कृषका माने किसान, कर्षति माने जोतता है, यह किसान जोतता है। अब क्या जोतता है, तो खेत को जोतता है, और खेत की संस्कृत यहाँ दी गई है क्षेत्रम, क्या दिया है क्षेत्रम। ठीक, तो हम चारों वाक्यों को एक क्रम में रखेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ठीक है, कोई समस्या नहीं रही होगी। सबसे पहले हम एक वचन का, क्योंकि एक ही है किसान है, एक वचन के शब्दों को छाटा और फिर समूह के रूप में प्रयुक्त करके हमने वाक्य बना दिया। ठीक, फिर दूसरा चित्र हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 2 किसान क्या कर रहे हैं, फावड़े से खेत को खोद रहे हैं। ठीक, या फिर केवल खोद रहे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि 2 हैं तो हम द्विवचन वाले शब्द छांटते हैं। ठीक है, क्या छाटेंगे द्विवचन। तो देखिए द्विवचन क्या है, सबसे पहले कृषकों, ठीक, फिर एतो। अब क्रिया देखते हैं,
तो क्रिया कुरुतः। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो खोदने के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होता है खनन कार्य। खनन कार्य को खोदना, खनन करना अर्थात खोदना। ठीक है, तो खनन कार्य यहाँ जुड़ जाएगा। तो पहले एतो और कृषको, फिर खनन कार्यम कुरुतः। ठीक, तो वाक्य हमारा हो गया एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, जब हम एक शब्द, एक वस्तु को देखते हैं तो एक वचन के शब्द, सारे शब्द हम छांट के उसको एक समूह में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, फिर हमने दो लोगों को देखा तो दो वचन के सभी शब्दों को छांटा और एक समूह में प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमने दो वाक्य हमारे बना लिए। हालांकि अब जो बच जाते हैं वो तीसरे वाक्य में आ जाएंगे, किंतु फिर भी हम क्या करेंगे, चित्र के आधार पे देख लेंगे। तो यहाँ 3 किसान हैं और क्या कर रहे हैं, वो पौधे या धान को रोप रहे हैं, खेत में गाड़ रहे हैं। ठीक है, अब छांटते हैं बहुवचन। क्या करते हैं, बहुवचन। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ कृषकाः लिखा बहुवचन में। क्या है, कृषकाः। फिर एते, फिर क्या है, एते, और उसके बाद क्रिया क्या है, रोपयंती बहुवचन में। ठीक, बहुवचन में रोपयंती। अब क्या गाड़ रहे हैं, तो धान गाड़ रहे हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे धान्यम। क्या कर लेंगे, धान्यम। तो बहुवचन बना लीजिए, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ठीक, बाकी क्लियर हमारा कि एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर भी यदि मैंने बार बार कहती हूँ कि यदि किसी को कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, कि अधोलिखितान समयवाचकान वाचकान अंकान पदेषु लिखत, कि नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों के लिए पद लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ जो कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ यहाँ समय लिखा हुआ है, इनके लिए हम क्या करेंगे, संस्कृत शब्द बनाएंगे, पद बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 10:30। कितना, 10:30। तो आधे के लिए होता है अर्ध। क्या होता है, अर्ध। ठीक, और 10 के लिए होता है 10, और बजे के लिए है तो वादनम। क्या हो जाएगा, वादनम। ठीक, तो अर्ध आधा हो गया, 10 वादनम। तो 10 बजे के लिए तो 10 वादनम हो गया। अब आधा है, तो आधा क्या है, 10 बजे के साथ है। क्या है, आधा 10 बजे के साथ है। तो सधन अर्ध, क्या हो जाएगा, सधन अर्ध, क्योंकि आधा जो है क्या है, इस 10 बजे के साथ है। ठीक, तो साथ के लिए हम स को अर्ध के साथ जोड़ देते हैं, तब हमारा पद बन जाता है 10:30 वादनम। ठीक, 10:30 वादनम। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आधा आता है तो सार्ध ही बोलेंगे, अर्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि आधा साथ में है। जितना भी बजे का समय बताया जाए उसके साथ में आधा दिया है। ठीक, तो सार्ध बोलेंगे, इसी कारण से सार्ध बोलेंगे। ठीक है, वैसे आधे के लिए अर्ध होता है, लेकिन आधा साथ में इसलिए सार्ध है। ठीक, तो 10 बजे का क्या हो जाएगा, 10:30 वादनम। 10:30 बजे का 10:30 वादनम। क्लियर, फिर कितना है, 7 बजे, तो 7 के लिए शक्त और बजे के लिए वादनम, सप्त वादनम। ठीक, इसी प्रकार से 2:30 बजे, तो 2 और आधा, तो सार्ध द्विवादनम। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे का है हमारा 11 बजे। तो 11 की संस्कृत क्या होती है, एकादश। क्या होती है, एकादश। ठीक, तो एकादश वादनम, क्या हो जाएगा, एकादश वादनम। फिर 4:30 बजे, तो सार्ध चतुर्वादनम, क्योंकि आधे के लिए सार्ध और 4 के लिए चतुः और चतुर्वादनम। ठीक है ना। फिर 1:30 बजे, तो 1 बजे के साथ कितना है, आधा, तो सार्ध 1 वादनम। फिर 5 बजे के लिए पंचवादनम, 3:30 बजे के लिए तो 3 के साथ आधा, तो सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे के लिए नववादनम, 12:30 बजे के लिए सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे के लिए अष्टवादनम, और 7:30 बजे के लिए सार्ध सप्तवादनम। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ समय भी हमारा क्लियर हो चुका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत,
कि मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक, तो फिर यहाँ लिखा हुआ ऋतवः भवन्ति, क्या लिखा है? ऋतवः भवन्ति, अर्थात ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतुओं की जो संख्या है वो 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं। तो यहाँ 6 के लिए क्या शब्द दिया है? षड्। क्या दिया है? षड्। 6 को संस्कृत में षट् कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? षट् ऋतवः भवन्ति। ठीक, फिर अगला है मासाः भवन्ति, अर्थात महीने होते हैं। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। और 12 को हम संस्कृत में कहते हैं द्वादश। क्या कहते हैं? द्वादश। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें? द्वादश, अर्थात मासाः द्वादश भवन्ति। ठीक, फिर है एकस्मिन् मासे अथवा दिवसाः भवन्ति, अर्थात एक महीने में दिन होते हैं। तो कितने होते हैं? इसलिए एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। ठीक, तो पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? 30 के लिए 63। क्या आ जाएगा? 63। तो ये 63 आ जाएगा। फिर 31 भी होते हैं, तो 63 30 और 1 31, अर्थात 1 63। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, अर्थात फरवरी के महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। तो जो हमारा फरवरी माह है वो कितने दिनों का होता है? 28 दिन का। ठीक, तो 28 के लिए 8 के लिए अष्ट और 20 के लिए विंशति, तो अष्टाविंशति, अर्थात क्या हो जाएगा? अष्टाविंशति। क्या हो जाएगा? अष्टाविंशति। ठीक, चलिए तो हमारा वाक्य हो गया यहाँ पर फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। ठीक है, फिर है कि मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं। तो हाथों की संख्या प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। 2 को संस्कृत में कहते हैं हम द्वौ। क्या कहते हैं? द्वौ। तुम्हारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा कि मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। ठीक, अब यहाँ मेरे अनुमान से किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। यदि फिर भी किसी भी प्रश्न को लेके आपके पास कोई भी समस्या, आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया या जो भी आपकी समस्या रही हो, आप उसको कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, जिससे कि आपकी कमेंट्स के द्वारा आपकी समस्या का निदान किया जा सके। ठीक, तो आज की कक्षा कैसी लगी? यदि आपको कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को हमारी कक्षा के साथ जोड़ें। जो भी आपके 7th क्लास में पढ़ता है और जो संस्कृत पढ़ता है वो चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। आप लोग उनके साथ अपनी वीडियो की लिंक को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।